लालच वो बुरी बला है कि इंसान अगर वक्त रहते हुए सही कदम नहीं उठाता है तो ये लालच उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा दे, शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं होता है। आज की कहानी में एक लड़की इसी लालच के चक्कर में इस कदर से अंधी हो जाती है कि आखिरकार एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जबलपुर और इसी जबलपुर का एक थाना पड़ता है बरेला। बरेला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मंगली। बात कर रहा हूं मैं 23 जुलाई 2022 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास। बरेला थाने की पुलिस गश्त लगा रही थी कि इसी मंगली गांव के पास नर्मदा नदी पर बने भटौली पुल के पास एक सफ़ेद कलर की कार पुलिस वालों को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देती है। पुलिस जब कार के नज़दीक पहुंचती है तो देखती है कि कार का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है और कार के पिछले सीट पे एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ था जिसके सीने पे गोली लगा हुआ था। पुलिस जब कार की तलाशी लेती है तो लड़की के डेड बॉडी के बगल में एक पिस्टल मिलता है। साथ ही साथ कार के अगले सीट पे कार की चाबी और चाबी के साथ साथ एक पत्रकार के माइक मिलता है, जिस माइक पे आज तक 24/7 लिखा हुआ था। पुलिस जब लड़की की डेड बॉडी की तलाशी लेती है तो उस लड़की के डेड बॉडी के पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उस लड़की की शिनाख्त हो सके। पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग भी उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। आखिरकार पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस गाड़ी का नंबर नोट करती है और उस गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाती है। तो पता चलता है कि उस गाड़ी के मालिक का नाम विजय कुमार लाल है, जो बजरंग नगर रांझी का रहने वाला है। पुलिस अपनी एक टीम को लेकर के विजय कुमार के घर पे पहुंचती है और उस कार की फ़ोटो विजय से दिखाती है। विजय भी उस फोटो को देख करके तुरंत ही पहचान लेता है और कहता है कि साहब ये मेरी ही गाड़ी है। पुलिस जब उस डेड बॉडी की फ़ोटो को विजय से दिखाती है तो उस डेड बॉडी की फ़ोटो को देख करके विजय शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस जब विजय से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारी गाड़ी भटौली पुल तक कैसे पहुंची, तो विजय बताता है कि साहब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है बादल पटेल, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो इंदिरा नगर रांझी का रहने वाला है। करीब 2 बजे के आसपास मेरी गाड़ी को ले जाने के लिए आया था, लेकिन बादल जब मेरे पास गाड़ी ले जाने के लिए आया था तो अपने साथ में अपने एक दोस्त केतन रजक को भी लेकर के आया था और 2 बजे के आसपास मेरी गाड़ी लेकर के चला गया। आखिरकार पुलिस विजय के तहरीर पे पुलिस की एक टीम बादल के घर पे भेजती है और साथ ही साथ बादल के दोस्त केतन रजक के घर पे पहुंचती है। बादल, जिसके पिता का नाम सुरेंद्र पटेल, बादल के पत्नी का नाम कविता पटेल, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। पुलिस जब बादल के घर पे पहुंचती है तो बादल के पिता सुरेंद्र से मुलाकात करती है। पुलिस जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है बादल के बारे में तो सुरेंद्र कहता है कि साहब 12 बजे के आसपास बादल घर से निकला था लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। इधर पुलिस जब बादल के दोस्त केतन से पूछताछ करती है तो केतन कहता है कि साहब 5 बजे के आसपास तक मैं अपने दोस्त बादल के साथ ही इस कार में था। बादल अपनी प्रेमिका अनिभा के साथ में था, लेकिन 5 बजे के आसपास मैं गाड़ी से निकल करके घर वापस आ गया। पुलिस जब उस डेड बॉडी की फ़ोटो को केतन से दिखाती है तो उस डेड बॉडी को फ़ोटो को देख करके केतन तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि बादल के ही प्रेमिका अनिभा है। अनिभा, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो इसी जोगनी नगर रांची की रहने वाली है। आखिरकार उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है जिसका नाम अनिभा होती है। पुलिस को लगता है कि शायद अनिभा की हत्या बादल ने किया है, इसीलिए पुलिस बादल के पिता सुरेंद्र से बादल की एक फ़ोटो ले लेती है और फिर बादल की तलाशी करना शुरू करती है और साथ ही साथ अनिभा के बारे में इस बात की खबर उसके घर के परिवार वालों को देती है। अनिभा का भाई अंकित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है, पुलिस जब अनिभा की डेड बॉडी अंकित को दिखाती है तो उसे देख करके अंकित तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और रोना धोना शुरू कर देता है। कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन अनिभा है। पुलिस जब अंकित से अनिभा के बारे में पूछताछ करती है तो अंकित कहता है कि साहब मेरी बहन पेटीएम कंपनी में टीम लीडर का काम करती थी। सुबह 6 बजे घर से निकलती थी, शाम के 4 बजे तक काम करती थी, लेकिन शाम के 6 बजे तक जब घर वापस नहीं आई तो मैंने भी उसके नंबर पे फ़ोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। आखिरकार पुलिस अंकित के तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस को लगता है कि शायद अनिभा की हत्या उसका आशिक बादल नहीं किया था, इसीलिए पुलिस अब बादल की तलाशी करना शुरू कर देती है।
पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बादल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और आखिरकार 25 जुलाई 2022 को शाम के वक्त इसी नर्मदा नदी के एक दूसरे पुल पर लोगों को एक डेड बॉडी दिखाई देता है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को जब बाहर निकालती है तो देखती है कि दरअसल वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि बादल का ही था। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस वालों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर अनीभा की हत्या बादल ने किया था तो फिर बादल की मौत कैसे हो गई। आखिरकार पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए बादल के दोस्त केतन को ही अपने कस्टडी में लेकर आ जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि बादल और अनीभा के साथ में आखिरी वक्त बिताने वाला बादल का दोस्त केतन ही था। इसी के शक के आधार पर पुलिस केतन को अपने कस्टडी में लेकर के और फिर केतन से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही केतन के सामने अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार केतन के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और तुरंत ही सारी सच्चाई बयां कर देता है। केतन बताता है कि बादल मेरा बचपन का दोस्त है। केतन और बादल दोनों एक ही स्कूल में बचपन से पढ़ाई करते हैं। आज से ठीक 9 साल पहले केतन और बादल जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी स्कूल में अनीभा भी पढ़ाई करती है और इसी पढ़ाई के दौरान बादल और अनीभा की मुलाकात होती है। इसी स्कूल में दोनों की मुलाकात होती है और स्कूल टाइम में ही बादल और अनीभा के बीच में दोस्ती होती है। जैसे ही दोस्ती होती है दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार बादल और अनीभा के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है उसके बाद से अक्सर बादल और अनीभा स्कूल से बंक मारते हैं और दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकातें होती हैं दोनों के बीच में संबंध भी बनता है, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और इस बात की जानकारी अनीभा के साथ साथ बादल के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। तब जा कर के अनीभा और बादल दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। चूँकि दोनों एक जाति समुदाय के नहीं थे इसलिए बादल के पिता सुरेंद्र इस शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है और आखिरकार साल 2014 में सुरेंद्र अपने बेटे बादल की शादी कविता पटेल से कर देता है। कविता से शादी करके बादल जब अपने घर लेकर आता है अपनी पत्नी के साथ में समय तो गुजारता है, लेकिन शादी के बावजूद भी बादल अपनी प्रेमिका अनीभा का साथ नहीं छोड़ता है और अक्सर बिल्कुल शादी से पहले जैसे अनीभा के साथ मुलाकात करता था वैसे ही शादी के बाद में भी बादल अनीभा से मुलाकात करता है। अनीभा भी जानती है कि बादल की शादी हो चुकी है, इसके बावजूद भी अपने आशिक बादल से मुलाकात करती है। दोनों के बीच में शादी के बाद भी जब मुलाकात होता है दोनों के बीच में संबंध बनता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी अब ना तो बादल के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही अनीभा के घर वालों को मालूम चलता है। अनीभा को लग रहा था कि उसका आशिक हर चीज़ों का ख्याल रखता है, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरी करता है, लेकिन बादल जैसे ही शादी करके अपने पत्नी को घर में लाता है उसके बाद से बादल के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अपने साथ साथ अपने प्रेमिका अनीभा का भी खर्च उठाना शुरू करता है। लेकिन डबल जब खर्च पड़ जाता है कहीं ना कहीं बादल की स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए अपने घर परिवार वालों के साथ साथ अपनी प्रेमिका का भी खर्च उठाने के लिए बादल एक नौकरी की तलाशी करना शुरू करता है। तुरंत ही उसकी तलाशी भी पूरी हो जाती है और एक नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन नौकरी में उतना पैसा नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से बादल अपने घर परिवार वालों के साथ साथ अपनी प्रेमिका अनीभा का भी खर्च उठा सके। आखिरकार तंग आकर के एक दिन बादल नौकरी छोड़ देता है और कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की षड्यंत्र बनाने लगता है और इसी षड्यंत्र के तहत उसकी मुलाकात अपने कुछ दोस्तों से होती है। उसके जितने भी दोस्त थे सब के सब पत्रकारिता कर रहे थे और इसी पत्रकारिता के क्षेत्र में बादल अपने कदम को रख देता है। लेकिन उसके दोस्त जितना भी पत्रकारिता कर रहे थे सब के सब फर्जी काम कर रहे थे। जितने भी उसके दोस्त थे बड़े बड़े कंपनियों के नाम से माइक बनवा लिए थे और उसी माइक को दिखा करके लोगों से रंगदारी करके पैसा वसूली करते थे। बादल को भी कहीं ना कहीं ये काम ठीक लगा और फिर बादल ने भी एक माइक बनवाया और उस माइक पे आज तक 24/7 का नाम लिखवा लिया और उसके बाद से इसी माइक का धौंस दिखा करके लोगों से रंगदारी वसूलता है और बदले में लोगों को डराता है कि अगर तुम बदले में पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा रिपोर्ट न्यूज़ पे चलवा दूंगा। लोग भी डर जाते हैं और इस बदले में बादल को ढेरों सारा पैसा देते हैं। आखिरकार बादल के पास भी इतना काफ़ी पैसा हो जाता है
कि फिर बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ साथ अपनी प्रेमिका के साथ में भी समय गुजारना शुरू करता है। एक दिन बादल इसी रंगदारी के तहत जब एक व्यक्ति से रंगदारी मांग रहा था कि वो व्यक्ति तुरंत ही थाने में जा करके बादल के ऊपर FIR कर दिया, जिसकी वजह से बादल 6 महीनों के लिए जेल चला गया। लेकिन जैसे ही बादल उधर जेल चला गया, बादल के घर की माली हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। अनीभा का भी इधर कहीं ना कहीं बादल के बगैर मन नहीं लग रहा था। इसीलिए अनीभा जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी कंपनी के मैनेजर अभय से दोस्ती कर लेती है और फिर अभय के साथ में लव अफेयर शुरू कर देती है। जैसे बादल अनीभा का खर्च उठाता था वैसे ही अभय भी अनीभा का खर्च उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद से अनीभा बादल को भूल जाती है और अभय के साथ में लव अफेयर शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है और समय के साथ अनीभा लगभग बादल को बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद बादल जेल से छूट करके अपने घर आता है, इस बात की जानकारी बादल को मालूम चल जाता है कि अनीभा का उसी के कंपनी के मैनेजर अभय के साथ में लव अफेयर चल रहा है। जैसे ही इस बात की सच्चाई बादल को मालूम चलता है, एक दिन अनीभा के ऑफिस में जाता है और अभय के साथ में मार पिटाई करता है और ढेरों सारे उसे धमकी देता है, जिसकी वजह से अभय के कंपनी वाले अभय की दूसरी शहर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभय दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होकर के तो चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अनीभा से बातचीत करता है। बादल को भी यकीन नहीं होता है कि अनीभा अभय को भूल चुकी है। बादल एक दिन जब अनीभा के नंबर पर फ़ोन करता है तो अनीभा का नंबर बिजी बताता है, इसलिए बादल को लगता है कि शायद अनीभा अभय से बात कर रही है। इसलिए बादल अब जब भी अनीभा के नंबर पर फ़ोन करता है उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। अनीभा भी बादल से इस कदर से परेशान हो उठ जाती है कि एक दिन अनीभा बादल के पत्नी कविता के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन जब फ़ोन करती है तो कॉन्फ्रेंस पे अपने आशिक अभय को भी ले लेती है। और अनीभा जब बादल के पत्नी के नंबर पर फ़ोन करती है तो वह सारी बातें उसकी पत्नी कविता से कहती है कि उसका पति उसे किस तरह से टॉर्चर करता है। जब ये सारी बातें अनीभा बादल की पत्नी से बताती है, शाम के वक्त बादल जब अपने घर पे पहुंचता है तो ये सारी बातें उसकी पत्नी बादल से कहती है कि दरअसल अनीभा ने फ़ोन किया था और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। जैसे ही ये सारी बातें बादल की पत्नी बादल से बताती है तो इसे सुन करके बादल का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। बादल को लगता है कि शायद अब अनीभा उसके जीवन में कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए गुस्से में आकर के अनीभा को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 23 जुलाई 2022 को बादल अपने दोस्त केतन को साथ में लेता है और विजय के घर पे पहुंचता है। विजय से बादल की दोस्ती तब होती है जब बादल जेल में होता है। 23 जुलाई को केतन को अपने साथ में लेकर के जाता है विजय के घर पे और विजय की गाड़ी लेकर के सीधे वहां से अपने दोस्त को लेकर के अनीभा के ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस के गेट पर पहुंच के गार्ड से कहता है कि मुझे अनीभा से मिलना है, जा कर के उससे बोल दो कि उसके घर वाले मिलने के लिए आए हैं। गार्ड तुरंत ही अनीभा के पास जाता है और कहता है कि मैडम आपके घर से कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। जैसे इस तरह की बातें गार्ड कहता है, अनीभा को लगता है कि शायद उसका भाई अंकित मिलने के लिए आया है। अनीभा भी बिना कुछ सोचे कंपनी से बाहर निकलती है तो देखती है कि गेट पे बादल खड़ा हुआ है और उसका दोस्त केतन भी है। बादल अनीभा से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, चलो गाड़ी में बैठो। अनीभा कहती है कि शाम को जब छुट्टी होगी हम दोनों मुलाकात करेंगे। इस पर बादल कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं आइंदा से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। आखिरकार अनीभा भी बादल की बात मान लेती है और कार की पिछले सीट पर बैठ जाती है। अगले सीट पर बादल और उसका दोस्त केतन बैठते हैं और फिर वहाँ से 3 बजे के आसपास गाड़ी लेकर के रवाना होता है और रास्ते में कुछ भी बात नहीं करता है। अनीभा भी चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठी होती है और ये सोच रही होती है कि शायद आज भी बादल उसके साथ ज़बरदस्ती होटल में ले जा कर के करने वाला है, क्योंकि इस तरह की हरकत एक बार पहले भी बादल अनीभा के साथ कर चुका था। लेकिन बादल जैसे ही भटौली पुल पर पहुंचता है गाड़ी को रोक देता है और फिर अनीभा से कहता है कि अपने आशिक अभय को भूल जाओ। इस पर अनीभा बादल को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेहतर है कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ और तुम अपने परिवार की देख रेख करो, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। जैसे इस तरह की बातें अनीभा बादल से कहती है, बादल को समझ में आ जाता है कि शायद अब अनीभा उसकी एक भी बात मानने वाली नहीं है। इसीलिए तुरंत अपने षड्यंत्र के तहत बादल अपने पास से रिवॉल्वर निकालता है और तुरंत ही अनीभा के सीने पे चला देता है, जिसकी वजह से अनीभा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से बादल उसी नर्मदा नदी में छलांग लगा देता है। जब ये सारी नज़ारा केतन अपनी नज़रों से देखता है, चुपचाप वहाँ से निकल करके अपने घर चलाता है और किसी को कुछ नहीं बताता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी केतन पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं केतन के ऊपर शक जाता है कि शायद इसमें केतन का भी कोई रोल होगा।
पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन केतन के विरोध में पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के केतन को छोड़ देती है। लेकिन अनीभा के मात्र एक लालच की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगियां खत्म हो गई। काश अगर अनीभा ने सोच समझ करके पहले ही अपने कदम को सही से उठाया होता तो शायद दोनों आज इस दुनिया में ज़िंदा होते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।